हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, चलिए आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी होगी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक पार्ट है। अब इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में हमने काफी पढ़ रखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर। जनरली हमने इसके चार तरह के रिलेशनशिप देख रखे हैं, बट उन चारों रिलेशनशिप का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। उन्हीं सिग्निफिकेंस के बारे में आज हमें यहाँ पर देखना है, और ये देखना है कि कितने तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सिर्फ इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है हमारा G इज इक्वल टू ई बाय 2 × 1 + म्यू। ये हमारा सबसे पहला रिलेशन है। अभी या तो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत, और चार अलग अलग तरह के रिलेशनशिप दे देगा आपको। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहला वाला G इज इक्वल टू ई बाय 2 × 1 + म्यू है। आगे भी चल करके तीन और रिलेशनशिप आएंगे, बट आजकल के कंपटीशन में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। अब वो डायरेक्ट रिलेशनशिप पर क्वेश्चन ना पूछ करके इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है। अब अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो ध्यान से समझो। हमने एक टर्म पढ़ी हुई है, इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, और हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो होती थी 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो होती थी 0.50। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जो पॉइजन्स रेशियो 0 होती है वो होती है कॉर्क के लिए। और कॉर्क क्या होता है? शैंपेन के ऊपर जो लकड़ी का हल्का सा ढक्कन होता है उसे बोलते हैं कॉर्क। उसमें कोई भी लेटरल स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि अगर कोई भी लेटरल स्ट्रेन आएगा तो वो एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक कांस्टेंट साइज में रहेगा, वो खत्म हो जाती है। और जो मैक्सिमम पॉइजन्स रेशियो होती है वो होती है रबर की। ये दो चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली एक तो पूछ सकता है ये। अब पॉइजन्स रेशियो का सिग्निफिकेंस यहां पर किस तरह से है वो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो हमने पॉइजन्स रेशियो के बारे में देखा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखी। अब उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर इस रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है। तो सबसे पहला, ये रिलेशनशिप में तीन चीजें हैं: मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। ये सब आपको अभी तक पता है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट तो हमने कवरेज कर ली होगी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉइजन्स रेशियो की अगर मैं 0 लिखूं, जो कि अपने आप में पॉइजन्स रेशियो मिनिमम होता है, अगर मैं म्यू की वैल्यू 0 रख दूं इस वाले पोर्शन में, अगर म्यू की वैल्यू मैं 0 रख दूं, तो जो मेरी जी की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल करके आएगी? वो आएगी E/2। कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं म्यू की वैल्यू 0.5 रख दूं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू की, तो अगर म्यू की वैल्यू 0.5 रखा तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो गई 1.5। 1.5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैंने म्यू की वैल्यू रखी 0.50, तो अगर 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी वैल्यू निकल करके आएगी E/3। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, या मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल लूं। और E/3 जो है वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। तो आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछेगा कि मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या होती है और मिनिमम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या होती है, और वो किस किस पॉइजंस रेशियो पर आती है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी है वो आती है म्यू इजिकल टू 0 पर, और मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो आती है 0.5 पर। समझ गए? मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हाफ होती है, और मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3। तो मतलब जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई तो मुझे एक रेंज पता चल जाएगी। तो जो रेंज है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वो लाई करती है E/3 से E/2 तक। तो दैट इज द रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की रेंज है ये। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा ये। ठीक है, तो या तो सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, या ये पूछ सकता है पॉइजन रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉर्क के लिए कितनी वैल्यू होती है, रबड़ के लिए कितनी वैल्यू होती है, या अगर पॉइजन रेशियो मिनिमम है तो जी की वैल्यू कितनी होगी, E/2। और अगर पॉइजन रेशियो मैक्सिमम है तो जी की वैल्यू कितनी होगी, E/3। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला केस है हमारा सेकंड फार्मूला जो बल्क मॉडुलस पे होता है। ये भी हमने पढ़ रखा है, K इज इक्वल टू E/3 इंटू 1 - 2 म्यू। अब सेम एज इट इज इसमें भी हम बात करेंगे। तो इसमें भी अगर म्यू की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, या मैं म्यू की वैल्यू 0.50 लूं, तो इस केस के अंदर जब म्यू की वैल्यू 0 लिखता हूं तो वैल्यू आ जाएगी E/3। ठीक है, पर म्यू की वैल्यू जब मैक्सिमम लिखता हूं 0.5, तो जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है 1 - 2 म्यू वो 0 हो जाएगी। अगर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि किसी को भी 0 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस रही वो E/3 रही। मतलब मिनिमम, इसे मैं लिख सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। और इसे मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसका मतलब रेंज किसके बीच में लाई कर गई, E/3 से, क्योंकि E/3 से तो ज्यादा वैल्यू होगी, वो तो मिनिमम है, और इन्फिनिटी से कम होगी। तो रेंज ऑफ बल्क मॉडुलस, जो रेंज ऑफ बल्क मॉडुलस हुई वो हुई E/3 से इन्फिनिटी तक। अब इस इन्फिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा वो समझना है, एक बार ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के अंदर रिपीट मोड पे पूछा जा सकता है, जो कि अब तक नहीं पूछा गया। मुझे अगर कोई क्वेश्चन देना हो तो मैं यही वाला दूंगा। बल्क मॉडुलस को हम डेफिनेशन वाइज क्या लिखते थे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही मैथमेटिकली लिखते थे हम इसे, अगर डेफिनेशन वाइज लिखेंगे तो। नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने लिख दिया सिग्मा एन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिख दिया डेल्टा V/V। अब अगर इसकी वैल्यू
टोटल वैल्यू इनफाइनाइट होनी है क्योंकि बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट की बात चल रही है। अगर ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट होनी है तो चेंज इन वॉल्यूम को जीरो होना जरूरी है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर का कोई ना कोई तो वॉल्यूम रहा होगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो पूरा डिनोमिनेटर क्या हो गया? जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। तो यहां से एक चीज पता चली कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू, के की वैल्यू इनफाइनाइट तब होगी जब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा किसी भी स्ट्रक्चर में वो जीरो होगा, या कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये बात मैं कह सकता हूं। सो फ्रॉम दिस कंडीशन इट वॉज फाउंड दैट के इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, या मैं प्रिसाइजली बोलूं कि मेंबर जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर कोई भी मेंबर इनकम्प्रेसिबल होता है तो उसके अंदर बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी, या उसके अंदर पॉइजन्स रेशियो 0.5 ही शो होगा। क्लियर है पार्टी वाला? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है, उस चीज को ध्यान से समझना। हम पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा बोलते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड होगी, बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड होगी। हर कंडीशन में बर्नौलीज इक्वेशन को घुसा देते हैं। अब बर्नौलीज इक्वेशन की एक assumption होती है। बर्नौलीज इक्वेशन की एक assumption होती है। वो assumption क्या होती है कि फ्लूइड इज, जो हमारा फ्लूइड होता है वो कैसा रहा होगा? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड होगा उसकी पॉइजन्स रेशो कितनी रही होगी? कहीं ना कहीं उसकी पॉइजन्स रेशो 0.50 कहीं ना कहीं रही होगी। ठीक है। और उसका बल्क मॉडुलस कितना रहा होगा? इनफाइनाइट रहा होगा। तो कभी कभी एग्जामिनर ये बोल देगा कि ये बता दो भैया कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो किस पॉइजन्स रेशियो पर वैलिड होती है। क्लियर है पार्टी वाला? ये सेकंड रिलेशनशिप था। थर्ड रिलेशनशिप है म्यू इज इक्वल टू 3k-2g बाय 6k+2g। अब इसमें क्या बोलेगा, किस तरह के क्वेश्चन देगा? या तो ये बोल देगा कौन सा रिलेशनशिप सही है, या ये बोल देगा k की वैल्यू g के बराबर है तो मुझे बता दो म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर ऐसा हुआ तो जो म्यू की वैल्यू होती है वो आ जाएगी 1/8, क्योंकि k इज इक्वल टू जी पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3-2 और नीचे आ जाएगा 6+2, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब फाइनल रिलेशनशिप, फाइनल जो रिलेशन है, बल्क मॉडल सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 9kg/3k+g। इस पर सिर्फ इसके रिलेशनशिप पर ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इसके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं, कभी कभी पॉइजन्स रेशो दे देगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो पॉइजन्स रेशो हम इसके अंदर पुट करेंगे और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, वो बोलेगा पॉइजन्स रेशो जो है वो 0.25 है या 0.3 मान लेंगे, ऐसा कुछ करेगा तो 0.3 है। ठीक है। अब वो बोलेगा ये बता दो g/k का रेशो कितना होगा, तो वो मैं रख सकता हूं 1-2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 2 × 1 + 0.3। अब ये काम आपका है कि सॉल्यूशन में आंसर कितना आएगा। क्लियर है पार्टी वाला? अब ध्यान से समझो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं।
फाइनली उसके बाद हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला रिलेशनशिप है, या तो उसके न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन पूछेगा, म्यू की वैल्यू दे देगा, ई की वैल्यू दे देगा और जी पूछ लेगा, या वो रिलेशनशिप पूछ लेगा दो। वो पूछेगा पॉइजन रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, और मिनिमम किसके लिए होती है और मैक्सिमम किसके लिए होती है। चार, मिनिमम वैल्यू पर जी की वैल्यू कैसी आती है, मैक्सिमम या मिनिमम, और वो आती है तो उसकी वैल्यू होती कितनी है, E/2 या E/3। सेम एज इट इज म्यूजिकल टू 0.5 पर पूछेगा। तो 7 से 8 क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। समझ गए? इसकी रेंज भी पूछ सकता है। सेम एज इट इज बल्क मॉडुलस पर भी पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू पर के की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम म्यू की वैल्यू पर के की वैल्यू क्या होगी और उसकी रेंज क्या होती है। और ये भी तो पूछ सकता है कि अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट है तो उस सिचुएशन के अंदर ये बताओ पॉइजन रेशियो कितनी होगी, या बर्नौलीज इक्वेशन किस पॉइजन रेशियो पर वैलिड होता है। तो इस पर भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरह के। अब तक एक ये बर्नौलीज इक्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, जो सी हमारा रिलेशनशिप है उस पे से दो ही क्वेश्चन पूछेंगे, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा या के इज इक्वल टू जी बोल देगा। तो यहां पर दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और फाइनली डी वाला जो पोर्शन है हमारा, उस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके रिलेशनशिप पर ही। ठीक है, और अगर मैं जी बाय के का रेशियो निकालूं जो कि हमने फॉर्मूले ऊपर पढ़े हैं, दो क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, या तो रिलेशनशिप पर पूछेगा या म्यू की वैल्यू दे देगा। तो यहां तक इस टॉपिक के अंदर हमारे कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो अलग अलग तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि जी क्या होता था, E/2 × 1 + म्यू। अब देखो सारे इंटरचेंज इसी तरह करे गए हैं कि कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं दी गई। कहीं पर 1 - 2 म्यू लिख दिया, कहीं पर 1 + 2 म्यू लिख दिया। k इज इक्वल टू E/3 × 1 + म्यू, ये भी गलत था। म्यू इज इक्वल टू 3k + 2g/6k + 2g, ये भी गलत था। और फाइनली हमारा डी ऑप्शन सही था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है और पॉइजन रेशियो दे रखा है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ रखा है, तो वो होगा E/2 × 1 + म्यू। तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 2 × 1.25। ठीक है, इसे काटोगे तो 100 पे जाएगा, और 1.25 को 100 से काटोगे तो ये 80 पर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आर करेक्ट। कौन सी लिमिट सही है, जी की वैल्यू E/2 से ज्यादा होगी और E/3 से कम होगी, तो वैसे रिलेशनशिप गलत हो गया, क्योंकि इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग हो गई। के की वैल्यू E/3 से E/2 तक गलत, E/3 से इन्फिनिटी तक होती है। जी की वैल्यू में इन्फिनिटी का कोई काम नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये पूछ रखा है उसने एग्जामिनर ने। तो यहां से अगर मैं G/E की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू आएगी 1/2 × पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.25 है, तो 1.25। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 1/2.5 लिख सकता हूं। तो पॉइंट को अगर मैं हटा दूं और ऊपर 0 लगा दूं तो ये वैल्यू कट जाएगी 2/5, और ये आ जाएगी 0.40। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और फाइनल क्वेश्चन, इफ द मेंबर इज इनकम्प्रेसिबल देन व्हाट इज द पॉइजन रेशियो। ये तो हमने पढ़ ही लिया
कि इनकम्प्रेसिबल मेंबर के लिए या बर्नौलीज इक्वेशन के लिए जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0.5 होता है। तो ये 20 से 25 तरह के क्वेश्चन थे, हमने 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करे। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख सकें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।